नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर वापस आने के लिए शुक्रिया। और हमेशा की तरह आज जो थंबनेल है कि एफएमजी का एग्ज़ाम ज़रा सही तरीके से और आसानी से कैसे क्या कुछ पास किया जा सकता है कि कैसे मैंने 50 वीडियोस में एफएमजी निकाल लिए, उस विषय में मैं अपना जर्नी एक्सपीरियंस कुछ कहना चाहूँगा, शायद इसलिए कि किसी को हेल्प हो जाए। और माफ़ कीजिएगा अगर ऑडियो की क्वालिटी वगैरह सही नहीं है। मैं यूज़फुल वीडियो अपने ऑडियो के ज़रिए बना लेना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। वीडियो वगैरह का ऐसा कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मैं तो बस अपनी राय ही दे रहा हूँ। और अगर आवाज़ थोड़ी कम सी लग रही है तो आप 1.5 या 2x में सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है कि मैं अराउंड अगस्त 2024 के बैच से निकला हुआ हूँ। मतलब 2024 में ग्रेजुएट हुआ हूँ। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2025 के टाइम में। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं बिल्कुल भी 6 साल में एक बार भी कभी किसी चैनल का मतलब सॉरी कोई भी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन नहीं रखा था, फिर चाहे वो प्रेपलाडर हो, मैरो हो या कोई भी दूसरा हो। जबकि मेरे दोस्त लोग उससे प्रिपेयर कर भी रहे थे। कोई थर्ड ईयर से, फोर्थ ईयर से, कोई लास्ट ईयर से अपने अपने तरीके से कर रहे थे। ना तो मैंने कभी देखा है, ना कभी लॉगिन किया है। बिल्कुल सच्चाई बताता हूँ कि मतलब कि कभी कभी डाउनलोड भी किया भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। और मुझे कभी उम्मीद थी भी नहीं कि एक बार में एफएमजी पास होना है, नहीं होना है, क्योंकि लोगों को अक्सर 2-3 अटेम्प्ट कभी कभी लग भी जाते हैं। तो मेरे में क्या होना होगा मुझे क्या ही पता। तो जो भी हो, एक बार ग्रेजुएट होने के बाद जब मैं इंडिया आया, उसके बाद ही मैंने कुछ पढ़ाई वगैरह शुरू की। तो असलियत में बात ऐसी है कि एब्रॉड में पढ़ाई करने का टाइम मैंने जो मेजर लिया था अपना लास्ट साल का, वो इंटरनल मेडिसिन था। तो मुझे एक फेयर आइडिया था कि मेजॉरिटी मेडिसिन के रिलेटेड कोई सा भी सब्जेक्ट अगर रहा, इशू रहता है, उसमें मैं कुछ सोच सकता हूँ। लेकिन एग्जैक्टली मैं सोच नहीं पाऊँगा, क्योंकि नया देश है, इंडिया है। अब पैटर्न अपने अपने अलग तरीके के हैं। अब क्या ही मुझे क्या कुछ पता होगा, तैयारी तो कभी की ही नहीं। तो मैं पहले जब आया इंडिया, एक डॉग ट्यूटोरियल्स का सिर्फ क्यू बैंक खरीद लिया। कुछ 6,000 के अराउंड का कुछ आ रहा था, क्योंकि इंडिया के क्वेश्चंस और पीवाईक्यू कुछ तो देखना बनता है ना, फिर भी ऐसे कैसे होगा। तो बस पहले पहले मैंने पीवाईक्यू ही कर लिया। मतलब एक एक सब्जेक्ट पढ़ता था, एक एक कर लेता। तो वो जो पढ़ता था, वो जो बात है, तो मैंने कहाँ से पढ़ाई की, तो यूट्यूब से एक भानु प्रकाश नाम की चैनल आती थी, डॉक्टर जी भानु प्रकाश। उसमें से रैपिड रिविज़न वीडियोज़ आते थे, सब यूट्यूब से ही रैपिड रिविज़न वीडियोज़ आते थे, उनमें से मैंने पढ़ा। तो लाइक ऐसा था कि पूरे 19 के 19 सब्जेक्ट्स भी मैंने नहीं पढ़े। तो ऑनेस्टली इंडिया में आने के बाद जब सब्जेक्ट्स 19 हो जाते हैं तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ आती है। इंडिया की सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो होता है कि जैसे कम्युनिटी मेडिसिन, इंडिया में क्या क्या रूल है, कैसे कैसे पब्लिक का काम वगैरह हो रहा है, आयुष्मान भारत क्या है, क्या कुछ वगैरह जो भी है वो रहा। कि इंडिया का फॉरेंसिक्स जो भी है, भारतीय न्याय संहिता का कौन सा रिकॉर्ड में क्या है, जो भी है वो वगैरह, वो तो हमें अब्रॉड में कोई पढ़ाएगा नहीं। यहाँ के साइकेट्री का रूल्स एंड रेगुलेशंस, एनेस्थीसिया का थोड़ा डीपर नॉलेज, जो भी जैसे पूछ रहे हैं यहाँ, तो मास्क का मेजरमेंट क्या है, कितना फ्लो जाना है, क्या होना है, ये तो मैंने ऐसा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो प्रॉब्लम इस वाले सब्जेक्ट्स में आई थी। और रही बात जो मेन कोर ऑफ मेडिसिन, जो ह्यूमन बॉडी कैसे क्या कुछ वगैरह चलता है, वो थोड़ा अडल्ट बॉडी का मेडिसिन वाला पार्ट ओके ओके था। और सर्जरी तो हमें ज़्यादा कुछ अच्छे से जो कुछ भी पढ़ाई हुआ था, इतना मुझे और याद भी नहीं, और मैंने कभी इतना ध्यान से बाहर पढ़ा भी नहीं था। तो सर्जरी को भी मैंने ऑनलाइन से पढ़ा, मतलब यूट्यूब से ही। और क्या बाकी था, ऐसे ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स, मतलब कि मेडिसिन को छोड़ देंगे तो हाँ, पेडियाट्रिक्स मैंने पढ़ा, और ऑप्स गायनी भी नेट से पढ़ा। तो बात ये सी है कि 19 तो सब्जेक्ट्स हैं, वीडियो 50 थे। मतलब कि भानुप्रकाश एक चैनल है जिससे मैंने पढ़ा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑन मतलब उसी यूट्यूब में दूसरे दूसरे चैनल से भी मैंने पढ़ा था। कि जानते हैं क्यों? क्योंकि इसलिए कि मान लो कोई एक टीचर कुछ कुछ बता रहा है अपने रैपिड रिवीजन वीडियो का, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 किया होगा, तो उसने जो कुछ भी बताया, मान लो गायनेकोलॉजी का बताया, पेडियाट्रिक्स का बताया, तो अब वही वाली चीज़ का वही रैपिड रिवीजन कोई दूसरे टीचर से पढ़ेंगे, तो उसी टॉपिक का वगैरह जो कुछ भी पढ़ा होगा वो थोड़ा अलग तरीके से बताया होगा। उसका बताने का अंदाज़ कुछ अलग होगा, कुछ नेमोनिक बोला होगा, कुछ कुछ एडिशनल डिटेल बोला होगा, कुछ मिसिंग भी कर दिया होगा। मतलब ये अगर कुछ एक नेमोनिक बोला होगा तो वो उसी नेमोनिक का एक अलग तरीके से याद करने लायक कुछ आइडिया दिया होगा। तो जिससे होता ये था कि मतलब वो रैपिड रिवीजन में ही वो बहुत ही ज़्यादा हाई यील्ड हो जाता था। मतलब वो जो कहते हैं कि कभी कभी कि जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो उसी के साथ स्टिक रहो, वैसा मैंने कभी किया नहीं। और ऑनेस्टली 2-3-4 बातें बताऊँ तो जो
मेडिसिन का, जनरल मेडिसिन का जो होता है कि मेन टॉपिक क्या पढ़ना होता है, तो वो फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये 5 उसके पिलर्स हैं। इतना अगर स्ट्रांग है तो वो सबको मिला दोगे तो वो ओवरऑल मेडिसिन ही है। और सिर्फ उसका ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट का स्ट्रैटेजी, तरीका और थोड़ा गाइडलाइन वगैरह कुछ होगा तो वो उसका आप मेडिसिन का वीडियो देख सकते हैं। कोई पागल ही होगा जो एफएमजी एग्ज़ाम देने से पहले मेडिसिन ना पढ़ के जाए। तो मैंने मेडिसिन पढ़ा, वो लास्ट के 15 दिन में 2 वीडियो ऐसा कुछ देख लिया था यूट्यूब से, लेकिन अपने अंदर वो बाकी जो सब्जेक्ट्स, वो 5 सब्जेक्ट्स के नाम बताए, उनमें मुझे भरोसा था क्योंकि वो तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। वो तो उसको मेरे कमांड में बहुत अच्छा था। मतलब एक जो बुक आता है फर्स्ट ईयर यूएसएमएलई नाम का, रेड कलर का, आप लोगों भी कभी देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो उससे ये 5 सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा हाई यील्ड है। अगर ऑनेस्टली बताऊं तो एफएमजी और नीट पीजी वगैरह में जो भी नॉलेज, जितना कंटेंट पूछते हैं ना, तो यूएसएमएलई स्टेप 1 का जो रेड वाला बुक और स्टेप 2 का ग्रीन वाला जो स्टेप 2 सीके वाला बुक, उन दोनों को मैंने मतलब ज़िंदगी में 22-25 बार पढ़ा होगा। तो उससे भी ज़्यादा नॉलेज और डिटेल पूछते हैं नीट पीजी और एफएमजी में। तो अगर आप उतने को भी पढ़ते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहता है। वो तो दूसरी बात है कि एफएमजी के टाइम स्टेप 2 सीके वाला बुक मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन स्टेप 1 वाला जो बुक है वो मैंने ज़िंदगी के करियर में लाइक 22-25 बार पढ़ा होगा। और उसमें से बहुत ही ज़्यादा हाई यील्ड था माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बस ये वाले सब्जेक्ट्स। और ये सब्जेक्ट भर भर के है उसमें, और इसी वजह से उतना मोटा है। और ऐसा नहीं कि यही है, और बाकी सब्जेक्ट्स भी है उसमें, मतलब बेस लाइन लेवल की नॉलेज जिस पे चीज़ें बिल्डअप हुई होती हैं वो सब है उसमें। तो और यकीन बताऊं तो एग्ज़ाम देने के बाद जब वापस आया ढूंढा तो तकरीबन 35-36 क्वेश्चन तो उस किताब से ही आए थे, पूरा डायरेक्ट स्ट्रेट अवे आए थे। और वो मतलब इंटीग्रेटेड नॉलेज में दिया हुआ होता। मैं नहीं कह रहा कि उसको पढ़ो, तो मैं कहना है कि जो 50 वीडियो वगैरह थे उसमें मेजॉरिटी सारे सब्जेक्ट्स के भी मैंने नहीं देखे थे। तो नतीजा कुछ ऐसा बनता कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स थे जो कि मतलब एक आधी बार देखा है, लेकिन मेजॉरिटी जो देखा वो क्लिनिकल वाले सब्जेक्ट देखे हैं, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, लाइक एनेस्थेसिया हुआ, साइकेट्री हुआ, ऐसा वैसा हुआ। तो वो तो फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, ये सब का वीडियो मैंने देखा है, बहुत कम देखा है, एक आधी बार देखा होगा, उसको कभी रिपीट नहीं किया, ना तो इंडिया का कोई नोट पढ़ा ना कुछ पढ़ा। तो हुआ क्या कि मेजॉरिटी मैंने सारा यूएसएमएलई फर्स्ट एड वाले बुक से 4-5 सब्जेक्ट्स किए। मेडिसिन मैंने खुद पढ़ रखा था, मुझे थोड़ा बहुत ठीक भी लग रहा था, और वीडियो एक आधी बार देखा होगा। तो ये होता ऐसा था कि वही जो 2-3 वीडियो, एक ही सब्जेक्ट के वीडियो 3-3 टीचर से देख ले रहे हो, उसी को आप 2-3 बार रिपीट कर लोगे तो ऐसा होता था कि शायद ही ऐसा कुछ छूटा हुआ रह जाता है। और उससे प्रेजेंस ऑफ माइंड और अवेयरनेस बढ़ जाता है कि गलती कहाँ पे कैसे नहीं करनी है। मतलब वही जो बताने का तरीका होता है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। और रही बात ग्रैंड टेस्ट वगैरह देने की, तो पूरे 6 महीने के प्रिपरेशन में मैंने 2 ही ग्रैंड टेस्ट दिए थे। तो 2 ही ग्रैंड टेस्ट में तो एक तो पहली बार आया, पता नहीं यार 140 का कुछ आया था, और दूसरी बार दिया मैंने एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले का था, शायद 45 दिन पहले दिया था एग्ज़ाम के, तो उसमें एग्जैक्टली 150 ही आया था। तो बात कुछ ऐसी है कि ऑनेस्टली बताऊं तो जो प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म, वो जो डॉक ट्यूटोरियल भी किया था और दोस्तों से भी जो बातचीत की थी, जो क्यू बैंक वगैरह डिज़ाइन होता है ना, तो वो एक्चुअली में ऐसा करते हैं कि आपको लिमिट पुश होता रहे और आप बेहतर बनते जाएं। लेकिन एक्चुअली ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम जो क्वेश्चन होता है ना, वो करने लायक होता है, वो आप कर ही लेंगे, पता नहीं कैसे लेकिन हो ही जाएगा। ये ऑन पर्पस थोड़ा मुश्किल रखता है, एक्चुअली ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं रहता। और इसका एविडेंस ये है कि आप पीवाईक्यू सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चन का क्वालिटी देखेंगे, और आप मेन क्यू बैंक हुआ या क्विक रिविजन प्रैक्टिस वगैरह ऐसा कुछ दिया होगा तो उसमें देखेंगे, तो वो जो थिंकिंग प्रोसेस है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस लेवल का थिंकिंग है, तो वो ये लोग बनाते हैं ऐसे कि ताकि आप हमेशा अप टू डेट और लिमिट को पुश करते रहें। और लेकिन रियल डे के एग्ज़ाम ऐसा नहीं आता। और थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी ज़रूरत थी। प्रेजेंस ऑफ माइंड का कहना है कि देखिए ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं, ये सब पासिंग ही है। आप 150 लाए या 200 लाए, सब घूम फिर के पास ही होना होता है। वो अलग बात है कि 165 के ऊपर, 165 के ऊपर आप नहीं लाएंगे तो आप आगे जाके आप INI CET नहीं दे सकते। मैं वो सब नहीं कह रहा हूँ, INI CET देना ना देना इज़ ए सेकेंडरी थिंग, आपको पहले पास तो होना है ना, वो सबसे बड़ी बात है। वो 150 लाओ भाई, आगे का ज़िंदगी बाद में देख लेंगे। तो
150 लाने के लिए अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो 33% के रेशियो में आप डिवाइड कर सकते हैं कि 33% में देखेंगे तो 33% ऐसा होगा जो कि कोई भी MBBS करके आया है तो उसको तो आता ही होगा, वो बहुत इजी सा क्वेश्चन रहता है। और 33% रहता है कि आप 2 ऑप्शंस में अटकेंगे। और 33 रहता है आप कितना भी पढ़ के आएँ, कितने भी बेहतर स्टूडेंट बन के, वो तो सब नया ही होगा, इस बार पहली बार पूछा होगा। तो वैसा रेशियो रहता है। तो कहने का मतलब है कि आप पढ़ाई जो कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो पढ़ाई में ही ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए और पढ़ने में, नॉलेज को रिमेंबर करने में लीजिए। मतलब टेस्ट इस बात का होता है कि कौन ज़्यादा जानता है, एग्ज़ाम डे के दिन लेके आता है नॉलेज, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन जो कुछ भी जानता है उसको एग्ज़ाम डे के दिन तक याद रखे हुए कॉन्क्रीट नॉलेज लेके आता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वो ज़्यादा किफ़ायती रहता है, मतलब एफिशिएंट रहता है। क्योंकि आप लिमिटेड कंटेंट, मतलब रैपिड रिवीजन ही पढ़िए, मान लो पैथोलॉजी का हुआ या फिर ऑप्थेल्मोलॉजी का हुआ, ENT का हुआ, तो उसी का ही 2-3 डॉक्टर लोगों से पढ़े होंगे, 2-3 ऐप से पढ़े होंगे ऐसा। तो उसमें ओवर द टाइम उसी ऐप में वो जो यूट्यूब में बता रहे होते हैं, उन लोगों का, डॉक्टर लोगों का चैनल होता है टेलीग्राम में, उसमें उनका PDF, एनोटेटेड PDF भी आता है। अगर वीडियो देख ही लिया है 2 बार तो तीसरी चौथी बार इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जैक्टली पता है कहाँ पे क्या कुछ लिखा है, किया है, तो आप रिपीट कर सकते हैं। तो होगा ये कि वो लोग जितना बताए हैं उतना तो आपको पूरा डीपली मेमोराइज हो गया, और उससे होना ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है मतलब कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको पता है कि ऐसा ऐसा कुछ आइडिया है, तो जो 3 ऑप्शन बन रहे हैं उससे आंसर तो नहीं होगा, तो जो चौथा है, जो कि भले ही आप कभी ना सुने हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा कि यही ऑप्शन ही होगा, भले ही मुझे पता हो या ना पता हो, तो वो ही डेवलप करना है, वो आपका डर हटाएगा। तो बस आइडिया ऐसा ही है। और जो 33% रेशियो कह रहा था उसका ये है कि आपको कुछ, मतलब 1/3 आता होगा कि जो MBBS पढ़ के है उसको तो आएगा ही, और 1/3 होगा जो कि 2 ऑप्शंस में अटकेंगे, और 1/3 होगा जो कि मतलब कि बिल्कुल भी आपको नहीं आता। तो उसमें ये करना, मैंने जो अपने ज़िंदगी भर में किया है कि जो आता है उसको तो सही करो, उसमें ज़्यादा गलतियाँ मत करो, और जो 2 ऑप्शंस में अटक रहे हो उसको तो चांस ले ही लो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुम कर ही लोगे ना, मतलब चांस लो, बिल्कुल लो। और 2 ऑप्शंस में अटक रहे हो तो करना ही चाहिए। और रही बात 33% बाकी की, तो आप कंसिस्टेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ तभी जब आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो कि आंसर क्या होगा, बिल्कुल कुछ पता नहीं, कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जानता नहीं, उन केसेस में आप कंसिस्टेंटली एक ही कोई ऑप्शन को आप लगा सकते हो, जैसे कि B या C में। मतलब अ, मतलब ऐसे तो आपको एक साथ 22-25 क्वेश्चन तो कभी नहीं मिलेंगे कि आपको बिल्कुल नहीं आता हो, लेकिन जब जब भी आता हो कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, तो एडवाइस के बेसिस पे ऐसा कह सकता हूँ, एक ही ऑप्शन पे आप कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि इसके पीछे का मैथमेटिक्स ऐसा है कि जब कभी भी क्वेश्चन पेपर वगैरह डिज़ाइन होता है, तब लगभग लगभग 25-22% रेशियो पे डिवाइड कर लेते हैं कि ABCD का इक्वल प्रोपोर्शन में आंसर बनता हो किसी भी सेट में। उसका मतलब यही है कि कोई मूर्ख भी अगर एक ही ऑप्शन वगैरह कर ले तो एग्ज़ाम में एक्सेल ना कर जाए। ऐसा नहीं करने के लिए ऐसा प्रिवेंटिव देते हैं। तो मान लो 100 क्वेश्चन, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, 100 क्वेश्चन है और आप सारे के सारे को ऑप्शन C लगा रहे हैं, तो लगभग लगभग उसमें से 32, 33, 34, 25, 27 C तो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो उतना भी मैटर करता है प्लस माइनस हो के पास होने नहीं होने में, तो वो बात है। और ये तभी यूज़ करना है जब आपको बिल्कुल भी नहीं आता हो। तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पढ़ाई किया जाता है, मतलब आप पढ़ेंगे तो ये नौबत थोड़ी कम सी है, लेकिन ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो आप ट्राई कर सकते हैं। और क्या कहना था कि बस तैयारी ऐसी ही थी, कुछ सब्जेक्ट्स मैंने USMLE फर्स्ट एड से पढ़े, और उसी किताब का जो लास्ट के 5-6 पेजेस होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई यील्ड है, मतलब टू दी पॉइंट पे पूरा लिखा होता है कि अगर ऐसा 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 है तो ये बीमारी है, ऐसा 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 है तो ऐसा है। लेकिन ऑनेस्टली अब एनास्थेसिया हुआ, अब इंडिया का PSM हुआ, मतलब कम्युनिटी मेडिसिन, या फिर भारतीय न्याय संहिता, ऐसा ऐसा हुआ, इंडिया का फॉरेंसिक का जांच वगैरह, ये तो USMLE की किताबों में नहीं होंगे, वो तो आप पढ़ेंगे ही ना। तो बात कुछ ऐसी है। और रही बात टाइम इन्वेस्ट करके क्या पढ़ने की, तो मेजॉरिटी जो क्वेश्चन होता है कि लाइक, मतलब मेडिसिन, सर्जरी, पैथोलॉजी, सॉरी मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गाइनी और पेडियाट्रिक्स, ये 4 बड़े बड़े सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि
आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन उनमें से आएंगे, तो वो जो मेजॉरिटी आएंगे वो डायरेक्टली उसी सब्जेक्ट से भी नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा ओवरलैप होकर रहेगा। तो ओवरलैप होकर रहेगा कि मतलब डर्मा और पेडियाट्रिक मिलके होगा, गाइना और पेडिया थोड़ा मिला हुआ नॉलेज होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि आप कम कंटेंट को मल्टीपल टीचर से ज़्यादा देर तक लेके मल्टीपल रिवीजन देके करेंगे तो आपको डीपर मेमोरी में लॉन्ग टर्म मेमोरी तक कन्वर्ट होगा। उसका फ़ायदा एक ही चीज़ है कि आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट तक सोच पाएंगे। मतलब टॉक्सिसिटी और फार्माकोलॉजी से दुनिया में अगर घुसते हैं कि लिथियम किसी ने मदर ने खा लिया तो उसके बाद चाइल्ड में ये प्रॉब्लम आएगा, कोई हर्ब्स पैल्सी या कुछ भी, अब मुझे तो याद नहीं, जो भी है, तो उससे जो कार्डियक एनोमली आएगा तो वह पेडियाट्रिक नियोनेटोलॉजी की दुनिया में आ गया, तो उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऐसा होगा, अगर नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशन वैसा होगा, और रेडियोलॉजी स्कैन में ऐसा दिखेगा। मतलब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट तक आप जाना आना कंफर्टेबली कर पाएंगे। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसका यही आइडिया वगैरह सबसे मतलब कॉन्क्रीट स्ट्रांग रहेगा ना, वो वीडियो बेस्ड क्वेश्चन हो कुछ भी हो वो एक अंदाज़ा लगा लेगा। तो कहने का मतलब है कि वो घुमा फिरा कर उसी टॉपिक के आसपास का चीज़ ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदलते रहेंगे। मान लो कम्युनिटी मेडिसिन में इस बार अगर पूछा होगा कि मस्क्यूटो नेट में वो जो होल होता है वो कितने का होता है डायमीटर या वगैरह, तो सेंटीमीटर में भी उसका एक हिसाब होगा और इंच में भी कुछ होगा। आज ऐसा पूछा, कल को पूछेगा कि एक स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने होल्स होते हैं, लेकिन डायमीटर नहीं पूछा होगा, तो ऐसा कुछ होगा। तो एक एक डॉक्टर एक टीचर इसी तरीके से बताया होगा, दूसरे ने नहीं बोला होगा। तो मेरा कहना का मतलब वही है, अगर आप चाइल्ड का माइलस्टोन वगैरह पढ़ रहे हैं कि 6 महीना 8 महीना 10 महीना में ये काम होना चाहिए, लेकिन इसने ब्रीफली इतना ही बोला, आगे कुछ और पढ़ा ले। लेकिन किसी दूसरे टीचर से अगर आप पढ़े होंगे सेम रैपिड रिवीजन, तो वो ज़्यादा थोड़ा बोला होगा कि अगर ये माइलस्टोन इस एज में नहीं आ रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने एज तक आ जाना चाहिए, उसके बाद नहीं आ रहा तो एनोमली होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो रेंज कितना है कि 6 से 9 महीने तक आ सकता है। इससे गारंटी नहीं है कि किसी का 6 महीने में ये माइलस्टोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ का अवेयरनेस भी हमको कहाँ से आएगा? अब पूरा फुल वीडियो देखने का कोई सेंस ही नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि मान लो आप ट्राइसोमी 21, 18, 13 ऐसा भी कुछ कुछ पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत से टीचर पढ़ाए होंगे, आप पढ़े भी होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा उसी टर्नर सिंड्रोम या मतलब एडवर्ड सिंड्रोम पटाउ सिंड्रोम से होगा, लेकिन वो थोड़ा अलग पूछा होगा कि ये बीमारी में क्या नहीं दिखता है आपको, थायराइड का एक ऑप्शन होगा, एड्रेनल का होगा, ये होगा वो होगा। अब ऑर्गन के साथ क्या स्पेसिफिक क्या सिमिलैरिटी के बेसिस पे कौन सा, वो तो कोई बोला नहीं होगा, लेकिन अब अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ें तो 1 2 3 ऑप्शन हट जाएंगे कि ये तो नहीं है। तो जो बच गया, इवन दो कोई नहीं पढ़ा है होगा डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली आप आंसर करें, उसके लिए कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। उससे कॉन्फिडेंस आएगा मेमोराइजेशन से, और पहले मेमोराइजेशन ही करना है, कुछ समझो या ना समझो पहले रट लेना है तब, क्योंकि नॉलेज का एग्जिस्टेंस, नॉलेज एक ही जैसा एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की तरफ घूम फिर पाएंगे अपने माइंड में, और कुछ नॉलेज का सेंस बनेगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को, और वही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, उतना ही अचीव करना। और वो तो तभी संभव है कि जब लिमिटेड कंटेंट होगा ना, तो वही बात है। और मैं ज़्यादा क्या ही कहूँ कि ऐसा है, थोड़े स्मार्टर स्ट्रैटेजी से आप कर सकते हैं। ऐसा बताऊँ तो एक रिग्रेट रह गया कि स्टेप 2 सीके वाला जो बुक है उससे भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब कोई अगर पढ़ पाता है तो उतना होगा, क्योंकि हमेशा स्क्रीन को टैब फ़ोन टीवी वगैरह से वीडियो तो देख लेंगे, ठीक है, उन्हीं यूट्यूब वीडियो का कुछ लिंक वगैरह कमेंट सेक्शन वगैरह में कोई कुछ बोला होगा, पूछा होगा, या फिर टेलीग्राम चैनल में उन्हीं डॉक्टर लोगों का टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो हर चीज़ स्क्रीन में भी कितना ही देखना है। तो एक कोई किताब अगर होती कि स्टैंडर्डाइज किताब, उससे देखना है नहीं देखना है, तो वो मैंने अपने से यूज़ किया, क्योंकि मतलब उससे मैं ऑलरेडी एक्वेंटेड था। तो ये ऐसा था जर्नी आपको। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि डेली पढ़ने होंगे, उसका कुछ सेंस लॉजिक इतना है नहीं। फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अनगिनत बैक्टीरिया हैं, पैथोजन हैं, और क्या है, लाइक फार्माकोलॉजी में ड्रग्स हैं, टिमोलोल, पिंडोलोल, सोटालोल, और क्या है, मतलब जो भी हर किसी का अलग अलग एक कैरेक्टरिस्टिक है, किसी का हाफ लाइफ कम होगा ज़्यादा होगा, मोस्ट प्रिफर्ड का भी किसी दूसरे केस में होता होगा, इन चिल्ड्रेन कौन सा होगा, मोस्ट कार्डियोस्टेबल क्या होगा। तो चीज़ें हैं, मतलब
आपको कभी लगेगा कि जितना भी पढ़ रहा हूँ उतना इनफ नहीं हो रहा, लेकिन जितना वो पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़िए। और ऑनेस्टली बताऊँ कि जो क्वेश्चन डिज़ाइन किया होता है प्लेटफॉर्म में उतना मुश्किल नहीं आता है, कंफर्टेबल क्वेश्चन रहता है, करने लायक। अपना भरोसा रखिए, ये कीजिए। और ऑनेस्टली बताऊँ, एग्ज़ाम के 45 दिन पहले मैंने सिर्फ पढ़ाई करके ही गया हूँ। मतलब सिर्फ पढ़ाई किया, देखा उन्हीं वीडियोस को बार बार देखा, प्लेलिस्ट कर लिया, जॉगिंग वॉगिंग करता था शाम को, कान में बजते रहते थे क्योंकि मुझे पता है क्या बोल रहा है क्या नहीं, सेव होता था यूट्यूब में, और हो गया बस वही। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का एक दो पर्पस होता है कि मतलब कि आपका अवेयरनेस बढ़ जाता। अभी पढ़ा था, अभी इस तरीके से घुमा के वैसा पूछ लेगा तो आप अभी पढ़ के भी कुछ होगा नहीं। मतलब आपका अवेयरनेस बढ़ जाता है कि पिटफॉल कहाँ पे, आप कितने तरीके से बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं। तो वो बस अवेयरनेस बढ़ जाता है कि कितना तरीके से कैसे क्या कुछ होने वाला। और थोड़ा एग्ज़ाम देने का टाइमिंग वगैरह थोड़ा हिसाब होता है कि एक आदत सी रहेगी कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। और सच बताऊं तो अभी का जो टाइम आ रहा है वो थोड़ा सारा चीज़ इंटीग्रेटेड करके क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं। और वन लाइन तो जैसे आजकल नॉन एग्जिस्टेंट जैसे हो चुके हैं। आएगा मतलब ये इमेज कैसा दिख रहा है, ये हिस्टोलॉजिकल टिश्यू किसका है, कहाँ का है, ऐसा आता है। मतलब ऐसे डायरेक्टली कम सा ही है, बहुत रेयरली कुछ होगा जो कि डायरेक्ट पूछ ले ऐसा क्या है ऐसा क्या नहीं है। और फोटो बेस्ड वीडियो बेस्ड पढ़ रहे हैं। मतलब एक टीचर अगर बता रहा होगा पेंसिल में ड्रॉ करके वाइट बोर्ड पे ऐसा बना ले रहा होगा, ये लंग्स है, ऐसा ऐसा आपको ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा, लेकिन दूसरा टीचर वही चीज़ को बताया होगा, उसने डायरेक्ट एक्सरे और सीटी स्कैन के ज़रिए बताया होगा, लेकिन क्वेश्चन आया होगा कि उसी बीमारी तो है, वही चीज़ आपने एक्सरे भी देखा था, ये बीमारी में ऐसा साइन आएगा ऐसा दिखेगा, लेकिन उस दिन को वो सीटी स्कैन में बता लिया होगा। तो सीटी स्कैन आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कोई तीसरा टीचर पढ़ा होगा, कोई नहीं पढ़ा, तो आप चांसेस लेंगे ना। तो वो जो कहते हैं कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से टिके रहिए, जो जैसा पढ़ा रहा है उसी से कीजिए, मतलब ये इस बातों से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। क्योंकि हर टीचर अपने अलग तरीके से पढ़ा रहा होता है। तो आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको टीचर बदलना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। तो और दूसरा भी बात यह है कि अगर आप टीचर वगैरह को चेंज करेंगे नहीं, किसी दूसरे तीसरे लोगों से पढ़ेंगे नहीं, तो आपको भी पता कैसे चले कि आप कौन से टीचर के पास आप ज़्यादा कंफर्टेबल वाला पढ़ाई फील कर रहे हैं, किसका ज़्यादा समझ में आ रहा है, बेटर हो रहा है, प्रोडक्टिव हो रहा है। कोई लॉजिकली बता रहा होगा, कोई बहुत अच्छे से लॉजिकली सेंस होता होगा, बता रहा होगा अगर ये ऐसा है तो ऐसा नहीं होगा ना, तो ऐसा अगर प्रोसेस है तो अल्टीमेटली ये होगा, तो ये लॉजिकली बता रहा होगा। और कोई एक बहुत ही अच्छा निमोनिक बता रहा होगा कि रट लो भाई ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों ही टीचर है तो आपको दो अप्रोच रखिए ना, उसके लिए टाइम भी इन्वेस्ट करना होगा। तो सभी तो सब कुछ करना है तो कंटेंट को कम करना होगा ना। कंटेंट को कम करो, मेमोराइज करो और भरोसा रखो। तो बस बातें ऐसी ही थी। और एज सच क्या था, लाइक बस इतना ही। और मुझे कुछ भी ध्यान नहीं। और मैंने बस बहुत मेहनत करी थी। टीवी से ही पढ़ रहा होता था, यूट्यूब से ही मैंने पढ़ा है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कुछ भी नहीं। और ग्रैंड टेस्ट मैंने 2 ही दिए थे। एक तो ऑलरेडी उनके प्लेटफॉर्म में बना हुआ प्री मेड ग्रैंड टेस्ट जो होता है, और एक लाइव वाला ग्रैंड टेस्ट, वो एक ही बार मैंने ज़िंदगी में दिया था। और इतना मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा होता हूँ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होता है। और इतने टोटल पूरे 6 महीने में मैं ऑनेस्टली बताऊँ 9000 क्वेश्चन कुछ सॉल्व किया होगा मैंने। 9000 वो बहुत बड़ा नंबर होता है। एक एक दिन के 400 क्वेश्चन भी कर लेता था, सुबह से बैठ के रात तक। बहुत अजीब से दिन गुजारे हैं मैंने, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं उनको एनालिसिस करके देखने के लिए मुझे टाइम नहीं होता था। तो जितना लेवल का क्वेश्चन बना रहे होता है ना, तो लाइक आप कभी सीखना आपका बंद ही नहीं हो सकता। वो तो पूरा नॉलेज को एक्सट्रीम लेवल तक ले चुके हैं। आप पूरा साल भर भी पढ़ते रहिए नहीं होगा। और कहीं ना कहीं यही कारण है, मैंने बंदों को देखा है 7 साल 7 अटैम्प्ट, 17 अटैम्प्ट, 13 अटैम्प्ट, 20 अटैम्प्ट, अभी तक एफएमजी नहीं निकला। भाई क्या वजह हो सकती है? या तो क्वेश्चन बदल रहे हैं, उनको समझ में आ नहीं रहा, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। मतलब और ऐसे भी है कि पूरे पहली बार अटैम्प्ट में ही निकाल लेते हैं बच्चे। तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले आपको समझना होगा एग्ज़ाम चाहता क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, आपको उसी के गेम में हराना होगा।
बस बात कुछ ऐसी है। तो चलिए, अगर ऐसा ऑडियो क्लिप वाला मेरा ये चीज़ अगर पसंद आया तो आप बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी का हेल्प हो जाए। इसलिए नहीं कि मेरा यूट्यूब का चैनल का कोई प्रोग्रेस हो। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। कमेंट में अगर कुछ पूछना होगा तो मैं रेस्पॉन्ड करूँगा अगर हो सकता है। लेकिन लोगों तक पहुँचाइए जो आपके साथ एफएमजी जर्नी में है, ताकि किसी को हेल्प हो जाए। कि क्या पता मेरा आइडिया अप्रोच किसी को अच्छा भी लगने लग जाए, और शायद उनको हेल्प हो जाए इन द सेंस कि ये अप्रोच से उनको थोड़ा ज़्यादा कुछ याद रहता हो, प्रोडक्टिव सा रहता हो। तो चलिए, धन्यवाद। मैं ज़्यादा और कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा याद करके। थैंक यू।